अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, फॉर साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह के राजनीतिक सामाजिक मुद्दों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेह का औचक दौरा काफी चर्चित रहा। चीन, पाकिस्तान और दुनिया के पता नहीं कितने देशों को संकेत मिल गया, साफ संदेश मिल गया कि ये नया भारत है, ये 1962 का भारत नहीं है, 2020 का भारत है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया, उनके पराक्रम की, शौर्य की प्रशंसा की, उससे सैनिकों का जो मनोबल है वो तो ऊंचा हुआ ही, साथ ही देश के लोग भी आश्वस्त हुए कि जो देश है वो सुरक्षित हाथों में है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को चिंता करने दीजिए, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं अगर हम बात करें कोरोना वायरस की, तो कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। 6.5 लाख के आसपास संक्रमण के मामले बढ़ चुके हैं। लेकिन अगर हम देखें स्वस्थ होने की दर, पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन भारत की दर है। 60% से ऊपर हमारे यहाँ पे लोग स्वस्थ हो रहे हैं। इसके अलावा इस सप्ताह उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस के साथ जो बर्ताव हुआ, खासतौर पे पुलिस वाले जब एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार करने गए थे तो उन पर पुलिसकर्मियों पर गोलीबारी हुई, जिसमें हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए। ये वाकई एक चौंका देने वाली घटना थी, जो कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठाती है। कश्मीर में देखें तो लगातार एनकाउंटर पर एनकाउंटर हो रहे हैं, आतंकवादी मारे जा रहे हैं। हालांकि आतंकवादियों की गोली का शिकार हुए एक सिविलियन का मुद्दा इस सप्ताह काफी चर्चित रहा। इसके अलावा अगर हम देखें राजनीतिक और मुद्दों पर, तो प्रियंका गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिला तो कांग्रेस आग बबूला हो गई कि ये जो मोदी सरकार है ये निजी द्वेष निकाल रही है, जबकि एसपीजी सुरक्षा कवर जो कि उनका वापस हो चुका है, उसके बाद वो पात्र नहीं रही है सरकारी बंगले के। तो इसके अलावा अगर हम देखें जो बीजेपी है, कांग्रेस है, उनके बीच में आरोप प्रत्यारोप चीन के मुद्दे को लेकर जारी रहे। भारत और चीन के बीच जो गतिरोध है वो लगातार बना हुआ है। हालांकि वार्ताएं भी चल रही हैं, लेकिन भारत अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। चाहे रक्षा उपकरणों की खरीद का मामला हो, चाहे जो चीन के साथ बड़ी प्रमुखता के साथ अपनी बात रखने का, अपना जो भी मत है वो रखने का बात हो, वो सब तो चलता ही रहा। लेकिन चीन को आर्थिक झटका जो दिया है, उसके 59 ऐप्स को बैन करके इस सप्ताह मोदी सरकार ने, वो चीन के लिए एक बड़ा झटका है। और चीन उसके बाद ही उसके आप सुर देखिए किस तरीके से बदले हैं। बार बार ये कह रहा है कि हम वार्ता से मसले सुलझा लेंगे, वार्ता से मसले सुलझा लेंगे, लेकिन भारत अब चीन की बातचीत पर यकीन नहीं करता है। भारत अपनी तैयारी भी पुख्ता कर रहा है। खैर, आज के इस सप्ताह के जो अन्य मुद्दे रहे उन पर भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे, प्रश्नों को जब उत्तर देंगे। फिलहाल आइए करते हैं इन सभी घटनाओं का विश्लेषण, जानते हैं जनता के प्रश्न क्या है, उनका सटीक उत्तर देने का पूरा प्रयास करते हैं। तो चाय पर समीक्षा के इस दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे दर्शकों का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, भारत सरकार जो फैसले ले रही है वो बिल्कुल सही दिशा में उठाए गए कदम है। इसके लिए आपको भी निश्चित रहना चाहिए, सभी को निश्चित रहना चाहिए। और अगर हम सिलसिलेवार शुरुआत करें, आप इसी सप्ताह की चलिए पहले बात करते हैं। आप देखिए कि सप्ताह की शुरुआत में चीन पर किस तरीके से डिजिटल स्ट्राइक हुई। 59 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया गया है भारत में। भारत ही इन चीनी ऐप्स के लिए सबसे बड़ा कारोबार वाला देश था, और यहाँ से जो उनको झटका लगा है, ये झटके उनको अन्य देशों में भी लग सकते हैं। अन्य देशों में इतना उनको रेवेन्यू मिल नहीं रहा था। और आप देखिए कि ग्लोबल टाइम्स क्या लिख रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीन की जो ये खासतौर पे ये जो टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है, उसको कितना बड़ा नुकसान हुआ है। अब जब एक से इतना बड़ा नुकसान हो सकता है तो 59 से कितना बड़ा होगा। और 59 पे ही हम रुक नहीं जाएंगे, लगातार आप देखिए कि सूची बढ़ती जा रही है। चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया। हमारे जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उसके निर्माण में लगी जो कंपनियां हैं उनमें एक चीज साफ कर दी गई है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से कि इन कंपनियों, इनके जो ठेके हैं वो चीनी कंपनियों को नहीं दिए जाएंगे, और ज्वाइंट वेंचर बनाकर भी चीनी कंपनियां इन ठेकों को हासिल नहीं कर सकेंगी। तो कितना बड़ा झटका है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां
जो थी चीन की, जिनके पास कई सारे ठेके थे सड़क निर्माण के, तो वो सब उनके हाथ से चले गए हैं। रेलवे ने बिल्कुल जो इनको ठेके मिले थे चीनी कंपनियों को सब हटा दिए हैं। अब देखिए कि जो कैमरों की बात हो, चाहे वो अन्य उपकरणों की बात हो, सुरक्षा उपकरणों की बात हो, सब ठेके रद्द कर दिए गए हैं। आप यही नहीं देखिए, हमारे जो बिजली मंत्री हैं आर.के. सिंह, वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि हम जो भी बिजली से संबंधित हमारी इकाइयां हैं उसमें हम चीन से लाया हुआ कोई भी सामान नहीं लगाएंगे, क्योंकि चीन से हम जो उपकरण लाएंगे उसमें वो मालवेयर इम्प्लांट कर सकता है, और अगर जो जब चाहे वो अगर हमारी बिजली व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था को ठप कर दे, तो इसलिए हम उस आशंका को ध्यान में रखते हुए कदम उठा रहे हैं। और बहुत बड़े फैसले हैं ये, देखिए आप, क्योंकि विद्युत की बात करें तो हर चीज़ ही विद्युत से चलती है। अगर विद्युत ही ठप हो जाएगी तो सब चीज़ें ठप हो जाएंगी, तो इसलिए सरकार के कदम बहुत बेहतरीन कहे जा सकते हैं। और इसके अलावा आप देखिए कि वैश्विक मंच पर चीन को घेरने का काम शुरू हो चुका है। आप जहाँ तक चीन को सबक सिखाने की बारी है, तो आप सिर्फ इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि गलवान घाटी में जो हिंसक झड़प हुई थी, आज हम 4 जुलाई को आपसे बात कर रहे हैं, तो आप देखिए कि 15-16 की दरमियानी रात को जो घटना हुई थी उसको बीते 16-17 दिन हो चुके हैं। क्या चीन ने आज तक एक्सेप्ट किया कि हमारे कितने सैनिक हताहत हुए? आज तक उसमें हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी सेना में विद्रोह हो जाएगा कि भारतीय निहत्थे सैनिकों ने किस तरीके से चीन को इतना तगड़ा नुकसान पहुंचा दिया। और यही नहीं, आप देखिए कि चीन के साथ जो सीमाएं लगती हैं सिर्फ भारत की नहीं लगती है, अन्य देशों की भी लगती हैं, और अन्य देशों के साथ भी उसके तनाव है, संबंध खराब है। तो क्या लेकिन किसी और देश ने इतनी हिम्मत दिखाई चीन को? आंखों में आंखें डाल के हमारी सेना उसकी सेना के सामने खड़ी है। उनके जितने टैंक, उनके जितने अस्त्र शस्त्र हैं सजे हुए LAC पर या और अन्य इलाकों में, हमारे भी उतने ही हैं या उससे ज़्यादा है। अब देखिए कि इससे पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने क्या चीन के खिलाफ इतने स्पष्ट कदम उठाए, इतने कड़े कदम उठाए, इतनी स्पष्ट वाणी में उस देश को बिल्कुल लताड़ा? लेकिन देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह जाकर ये दिखा दिया कि चीन के साथ जो इस तरह के संबंध खराब चीनी सेना की तरफ से किए गए हैं, चीन की तरफ से किए गए हैं, उसका भारत माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। और हमारे सैनिकों का हौसला तो बढ़ाया ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, साथ ही ये चीज़ स्पष्ट कर दी है पूरी दुनिया के सामने कि ये 1962 वाला नहीं, 2020 वाला भारत है और माकूल जवाब देना चाहता है। प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि हमारी धरती पर अगर आंख उठाकर देखोगे तो तगड़ा जवाब मिलेगा। और जिस पराक्रम के साथ हमारे सैनिकों ने दिखा भी दिया था गलवान घाटी में, वो झलक होनी चाहिए चीन के लिए, चीन को ये सब मिल जाना चाहिए। और खासतौर पर देखिए चीन जिस तरीके से विश्व में दमनकारी नीतियाँ, खासतौर पर आप देखिए हांगकांग में देखिए, तिब्बत के साथ देख लीजिए उसके कैसे रिश्ते हैं, ताइवान में देखिए क्या हो रहा है। और इसी तरीके से आप नेपाल और चीन उसके दोस्त, भले ही उस समय नेपाल और माफ कीजिएगा नेपाल और पाकिस्तान इस समय उसके दोस्त भले ही बने दिख रहे हों, लेकिन इन दोनों की जमीन भी वो कैसे हड़प रहा है, इनको भी दोनों को बाद में अकल आएगी। ये दोनों किस तरीके से नेपाल और पाकिस्तान चीन के मोहरे के रूप में काम कर रहे हैं, ये इनको बाद में इस बात का पता चलेगा। बहरहाल हम बात कर रहे हैं भारत और चीन के संबंधों की, तो देखिए बातचीत चल रही है और कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत चल रही है, सैन्य स्तर पर भी बातचीत चल रही है। हमारे जो विदेश मंत्री हैं, विदेश सचिव, वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। हमारे जो राजदूत हैं वहाँ पर वो भी संपर्क में हैं वहाँ के अधिकारियों के साथ। और आप देखिए कि सैन्य स्तर पर लगातार वार्ताएं चल रही हैं। अच्छा 10-10 घंटे, 11-11 घंटे, 12-12 घंटे तक बातचीत चल रही है, लेकिन चीन की बात पर विश्वास इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि चीन आज वार्ता में जो कुछ सहमति बनाता है अगले दिन उस पर अमल नहीं करता, या अमल करता भी है तो आधा अधूरा करता है। जो सहमति बनी थी उसके मुताबिक वो काम करता नहीं। तो चीन के साथ चीन की बात पर विश्वास नहीं किया जाता, इसलिए भारत सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। आप देखिए कि हमारी जो रक्षा खरीद के लिए हमने हाल ही में जो फैसले किए हैं रक्षा खरीद की दिशा में, वो कितने बड़े फैसले हैं। ये जुलाई माह भारत के लिए रक्षा तैयारियों के लिहाज से बहुत बेहतर माना जा सकता है, क्योंकि इसी महीने हमारे को रफाल विमान मिले जा रहा है। हमारी वायु शक्ति में ज़बरदस्त इजाफा होगा और ये दुश्मन के पसीने छोड़ा देने के लिए काफ़ी है ये खबर कि रफाल हमारे पास आ रहा है। इसके अलावा आप देखिए कि जो विश्व में क्या माहौल है, आप देखिए कि भारत की कूटनीतिक जो प्रयोग हैं या भारत की जो कूटनीतिक प्रयास हैं उन्हीं की सफलता कही जाएगी कि आज दुनिया के सभी बड़े देश जो LAC पर गतिरोध है उस मुद्दे पर भारत का साथ दे रहे हैं, ना कि चीन का।
चीन ने जो अपने पाकिस्तान को और नेपाल को पाल रखा है वो अलग विषय है, लेकिन अधिकतर देश भारत के साथ खड़े हैं। और ये समर्थन सिर्फ कहीं वैसे ही नहीं जता जा रहे, द्विपक्षीय संवादों में भी ये बात कही जा रही है कि हम आपके साथ हैं, इस गतिरोध के मुद्दे पर आपके साथ हैं, आप बिल्कुल सही हैं, आपका स्टैंड एकदम सही है। और आप देखिए कि हमारी जो इससे पहले आपको कभी ध्यान है कि आप, चलिए बात करते हैं, इससे पहले कभी ध्यान कीजिए कि इतना गतिरोध हुआ हो और इतनी स्पष्टता के साथ भारत की तरफ से जवाब दिया गया हो चीन को। आप देखिए कि जब गलवान घाटी में जो कुछ हुआ उसके बाद हमारे जो वायुसेना के प्रमुख हैं वो वहाँ पर गए, लद्दाख गए, वहाँ से उन्होंने स्पष्ट संदेश चीन को दे दिया। हमारे सेनाध्यक्ष हैं वो 2 दिन के दौरे पर गए लद्दाख, लेह लद्दाख, और वहाँ पर उन्होंने स्पष्ट संदेश चीन को दिया। हमारे जो CDS हैं बिपिन रावत वो वहाँ पर गए हैं प्रधानमंत्री के साथ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा है वहाँ पर वो अपने आप में काफ़ी है। चीन को शायद इतनी लताड़ कभी नहीं पड़ी होगी, चीन को शायद इतना पूरे विश्व के सामने, अगर कह सकते हैं उसका चेहरा नंगा करने की बात हो तो चेहरा, उसका असल चेहरा सामने लाने की बात हो तो इससे पहले किसी ने नहीं किया होगा। आप देखिए कि इतनी स्पष्टता के साथ सरकार कर रही है, न सिर्फ कूटनीतिक मोर्चे पर, राजनीतिक मोर्चे पर, सैन्य मोर्चे पर, और जो आप कह सकते हैं कि आर्थिक मोर्चे पर भी चीन को जिस तरीके से चाहूँ और से घेर लिया गया है उससे स्पष्ट है। देखिए हम कई बार क्या होता है, ठीक है, हम सब के अंदर राष्ट्रीयता की भावना बहुत ज़्यादा प्रबल होती है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को जैसे सबक सिखा दिया है वहाँ पर घुसकर और वैसे ही तुरंत ही सबक सिखाया जाए। देखिए लेकिन परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं, उसके हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। अब आप देखिए कि जो पाकिस्तान ने किया, चाहे वो उरी वाला मामला हो, चाहे पुलवामा वाला मामला हो, भारत ने उसका जवाब दिया अपने हिसाब से, अपने समय पर हिसाब उसका चुकता कर दिया। लेकिन यहाँ पर चीन, देखिए चीनी सैनिकों ने जो झड़प की थी, हमारी एक तरफ तो वार्ता जारी है, चाहे वो सैन्य स्तर पर है चाहे कूटनीतिक स्तर पर है, हमको कुछ और प्रक्रियाएं भी पूरी करनी होती हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार चलती हैं, वो सब हम पूरा कर रहे हैं। हम अपना जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ साफ कह चुके हैं कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, हमें विश्वास करना चाहिए कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, ये जो उस दिन हुआ है उसका बदला एक अच्छे व्यापक रूप में लिया जाएगा। और विश्वास इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री का ट्रैक रिकॉर्ड है। आप देखिए जैसे हमने चर्चा करी, उरी की बात करी, पुलवामा की बात करी, और इसके अलावा भी आप देखिए कि चाहे सबसे पहले जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने म्यांमार में घुसकर भारत ने जो उग्रवादियों को मारा था वो एक बड़ी घटना थी आपस में। तो ये सब ट्रैक रिकॉर्ड है इस सरकार का, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कि किस तरीके से वो भारत के अंदर जो भारत विरोधी गतिविधियां होती हैं उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और ये सरकार की इसकी स्पष्ट नीति है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब कुछ लोगों ने सवाल उठा दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, चीन के बोल क्यों नहीं रहे हैं, चीन के मुद्दे पर बोलते क्यों नहीं हैं। अब लेह में प्रधानमंत्री जो कहा है उसमें नाम नहीं लेकर, देखिए क्या होता है कि अगर आपके सामने वाला दुश्मन है, आप उसका नाम नहीं लेते हैं, बिना नाम लिए पूछते हैं ना, तो उसको एक उसको वो डबल अटैक होता है उसके ऊपर। वो उसको लगता है कि मेरा नाम भी नहीं ले रहे हैं और मेरे को कुछ कह भी नहीं रहे हैं, अब आपने नाम नहीं लिया है तो मैं पलट कर जवाब नहीं दे सकता हूँ, उसी भाषा में जवाब नहीं दे सकता क्योंकि आपने डायरेक्टली मेरा नाम लेकर नहीं कहा है। तो इस तरीके की देखिए कूटनीतिक चीज़ें होती हैं, खासतौर पे जब हमने जैसे चर्चा की कि सैन्य स्तर पर वार्ता चल रही है, कूटनीतिक वार्ताएं चल रही हैं, तो नाम नहीं लेना भी एक कह सकते हैं कि उसी का पार्ट हो सकता है। दूसरा, लोग जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री से मैंने आज सवाल पूछा चीन के मुद्दे पर तो आज वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री रोज रोज जवाब नहीं दे सकते हैं, प्रधानमंत्री का बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, माहौल क्या है, उनका एक शब्द क्या रंग ला सकता है, ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री रोज रोज जवाब नहीं दे सकते हैं। प्रधानमंत्री ने सप्ताह के शुरुआत में जो राष्ट्र का नाम संबोधन किया उसके बाद भी लोगों ने कहा कि चीन पर बोलना था, आप चने पर बोल गए। भैया चने पर बोले थे तो वो चना भी जरूरी था, क्योंकि जो गरीब है, लॉकडाउन से प्रभावित हुआ है, कोरोना वायरस से प्रभावित हुआ है, उसके पेट में अगर चना नहीं जाएगा, दाल नहीं जाएगी, अन्न नहीं जाएगा तो वो जिएगा कैसे, वो भी बहुत जरूरी है। चीन पर बोलना था, प्रधानमंत्री ने उस दिन नहीं बोलकर लेह में बोल दिया। तो ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप आलोचना करते रह जाइए, करते रह जाइए, उसका अलग चीज़ है। इस समय खासतौर पे ऐसे जब माहौल होता है, किसी दो देशों के बीच में तनाव बढ़ा हुआ हो, तो हमें राजनीति से ऊपर राष्ट्रनीति को रखना चाहिए, यही समय की मांग है। बहरहाल हम इन सारे जो हमने आपको मुद्दे बताए उसको अगर हम उसको एक लब्बो-लुआब निकालें तो लब्बो-लुआब यही निकलता है कि चीन के खिलाफ भारत सरकार के जो कदम हैं वो सही दिशा में जा रहे हैं, और चीन को
अब अपनी गलती माननी पड़ेगी। चीन को या तो पीछे हटना पड़ेगा, जो हम बार बार कह रहे हैं कि अप्रैल की जो स्थिति थी उसी स्थिति में आ जाओ, वरना परिणाम भुगतोगे। तो या तो वो परिणाम भुगतेगा या फिर वो पीछे जाएगा। एक चीज़ तय है कि मोदी सरकार बिना सबक सिखाए छोड़ने वाली नहीं है। वहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है, हमारी तैयारी भी है और बड़ा होगा, अच्छा खासा होगा, इस बात का विश्वास रखिए। आइए देखते हैं हमारे दर्शकों का दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए, राहुल गांधी की ओर से बहुत सारे आरोप जो लगाए जाते हैं, रोज ही आरोप लगाए जाते हैं, बल्कि सरकार पर, खासतौर पे चीन पर। कभी सरेंडर शब्द यूज़ कर लिया जाता है प्रधानमंत्री के खिलाफ, कभी अधिनायक, और ऐसे तमाम कई सारे शब्द वो यूज़ करते हैं राहुल गांधी। कुछ चीज़ें राहुल गांधी अभी क्या कर रहे हैं उस पर हम बाद में आएंगे, पहले कुछ पुरानी चीज़ों पर बात कर लेते हैं। अब आप देखिए कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो 2019 में संपन्न हुए, उस समय राहुल गांधी ने, हालांकि सरकार के खिलाफ कई सारे मुद्दे थे, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो अन्य मुद्दे हों, लेकिन उन सब मुद्दों को उन्होंने पीछे छोड़कर ये सोच लिया कि हम भ्रष्टाचार को प्रमुख मुद्दा बनाएंगे और मोदी सरकार पर लगा दिया भ्रष्टाचार का आरोप और कह दिया कि आपने रफाल विमान खरीद में एक घोटाला किया है, अनिल अंबानी की जेब में 30,000 करोड़ रुपए डाल दिया है और चौकीदार चोर है। अच्छा, जब राहुल गांधी का एक अगर आप परिपाटी देखेंगे ना, तो वो उनकी परिपाटी ये है कि वो एक चीज़ को चूज़ कर लेते हैं कि मुझे इस लाइन पे रहना है, तो इस मामले में उनकी बढ़ाई करनी चाहिए कि उस लाइन पे ही रहते हैं, हालांकि वो लाइन गलत होती है अधिकतर। अब आप देखिए कि उन्होंने पकड़ लिया चौकीदार चोर है। हर बार उन्होंने अपनी चुनावी भाषण में, हर बार में चुनाव चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, उन्होंने बोलते गए। उन्होंने बोला कि राफेल में घोटाला हुआ है, खरीद में घोटाला हुआ है, उसको वो बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए। जब सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी सुप्रीम कोर्ट ने भी कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, सारी जांच परख के बाद जब चीज़ सामने आ गई, जनता के सामने सच सामने आ गया, तो उनको चौकीदार चोर है टिप्पणी के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाके माफ़ी भी मांगनी पड़ी, एफिडेविट देना पड़ा, 3-3 बार माफ़ी मांगनी पड़ गई। अब आप देखिए कि उस समय भारत को बदनाम करने के लिए, भारत की सरकार को बदनाम करने के लिए एक जो साजिश चली थी, एक जो षड्यंत्र हुआ था, उसका पर्दाफाश जनता ने कर दिया चुनाव में अपना जनादेश देकर। और आप देखिए कि उसके बाद भी लगातार जो चीन का मुद्दा है उस पर घेरा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, मोदी सरकार को। ठीक है, देखिए, विपक्ष का लोकतांत्रिक देशों में विपक्ष के पास ये अधिकार होता है कि आप सरकार से सवाल करिए, आपको जनहित के मुद्दों को सरकार के समक्ष रखना ही है, उन सवाल सरकार से सवाल लेने ही हैं, जवाब लेने ही हैं। लेकिन राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? अब आप अगर संयुक्त राष्ट्र में देखें तो संयुक्त राष्ट्र में लगभग 200 के आसपास देश वहाँ पर सूचीबद्ध हैं। आप उन देशों की सूची में देखेंगे ना, तो अधिकतर लोकतांत्रिक देश हैं। अब उन अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में एक भी ऐसा देश बता दीजिए जिसके विपक्ष ने वहाँ के प्रधानमंत्री को या वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को बोला हो सरेंडर कर दिया आपने, आप अधिनायकवादी हैं, आप जो जनादेश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। देखिए, ये जो शब्दावली है ना, ये लिखने में, देखने में बहुत प्रभावशाली लगती है। किसी फिल्म का संवाद हो तो बस तालियां बजाते रह जाएं लोग, लेकिन लोकतांत्रिक देशों में खासतौर पर जब सरकार के साथ आप बातचीत कर रहे होते हैं, सरकार के खिलाफ या विपक्ष के खिलाफ इस तरीके की जो शब्दावली, इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन वो सुरेंद्र मोदी, सरेंडर मोदी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें कहे जाती हैं। एक लाइन पकड़ दी है, उस लाइन पर वो अटके हुए हैं, डटे हुए हैं और उसी को बार बार कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री लेह पहुंचे तो उन्होंने कह दिया कि लद्दाखवासी कह रहे हैं कि चीन ने कब्जा कर लिया है, प्रधानमंत्री कुछ और कह रहे हैं, तो कोई तो एक झूठ बोल रहा है। अब आप किसको झूठा बनाना चाह रहे हैं? आप साफ साफ बोल दीजिए कि आप प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन इस तरीके का जो एक पूरा एक प्रचार चला दिया है, वो दिखाता है कि बहुत सारी चीज़ों पर कांग्रेस का जो मत है वो दिखाता है। अब आप देखिए कि कांग्रेस में भी इस बात में मत भिन्नताएं हैं कि हमें चीन के मुद्दे पर सीधा प्रधानमंत्री पर अटैक नहीं करना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं है। और आप देखिए कि शरद पवार ने कितना अच्छा स्टैंड लिया कि आप दिल्ली में बैठे रक्षा मंत्री को गलवान घाटी में जो कुछ हुआ उसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। वहाँ पर क्या स्थितियाँ थी, हमारे जवान अलर्ट थे, तभी वहाँ पर वो कोई घुसपैठ नहीं कर पाया और हमने उनका जवाब दिया। तो कितनी एक छोटी सी लाइन में उन्होंने सब चीज़ें कह दी, लेकिन राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं है। अब इस पर सवाल उठता है कि जो सोनिया गांधी हैं वो भी लगातार सवाल उठा रही है प्रधानमंत्री मोदी पर। जिस तरह वो अटैक करती हैं उससे एक चीज़ और स्पष्ट रूप में निकल कर आती है कि भले ही आप नागरिकता ले लें किसी भी देश की, लेकिन उस देश का होने की भावना, उस देश के प्रति जिम्मेदारी की भावना सिर्फ नागरिकता लेने से नहीं आ जाती है। ये
इन बयानों से प्रकट होता है। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें ऐसा कहना पड़ रहा है, लेकिन बयानों से ऐसा ही लगता है जो उनके लगातार बयान आते हैं। अब इस समय ये समय राजनीति करने का नहीं है, इस समय तो सरकार के साथ खड़े होने का समय है। आप देखिए कि विपक्षी दलों ने क्या किया है। कांग्रेस कोई पूरा विपक्ष तो है नहीं, कांग्रेस ही विपक्षी दलों की नेता है ऐसा भी नहीं है। सारे विपक्षी दल एक एक करके सरकार को समर्थन दे रहे हैं। खासतौर पे भारत चीन मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े हैं कि आप जो फैसला ले रहे हैं हम आपके साथ हैं, देश हित में हम आपके साथ खड़े हैं, राजनीति बाद में होती रहेगी। तो कांग्रेस को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए। कांग्रेस ने ये सोच लिया है कि बस हमें मोदी सरकार को घेरना है, और वो घेरने के बजाय वो खुद घेर रही है। अब आप राहुल गांधी का ही क्योंकि यह आपका प्रश्न है तो आप जवाब भी सुन लीजिए। 2019 का जो लोकसभा चुनाव था वो ठीक है, उससे पहले बहुत सारे मुद्दे थे। राम मंदिर मुद्दा था, कई सारे मुद्दे थे, जो नागरिकता संशोधन भी उस समय मुद्दा था। चुनाव से पहले बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन चूंकि पुलवामा वाला मामला हो गया था उसके बाद से राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे पहला मुद्दा बन गया था, सबसे प्रमुख मुद्दा बन गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने भी खासतौर से प्रभात साक्षी की टीम ने पूरे देश भर का दौरा किया और देखा कि क्या चुनाव प्रचार चल रहा है। बहुत सी पार्टियों के उम्मीदवारों से बातचीत हुई, इनके जो जनता से सीधा संवाद हुआ, रैलियों में देखा गया कि कौन क्या क्या कह रहा है। एक चीज साफ से स्पष्ट रूप से बनकर आ गई थी कि इस चुनाव में राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। जनता को विश्वास है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी से बेहतर प्रधानमंत्री हो नहीं सकता है। पूरे देश में अगर देखा जाए तो मेरा सांसद कौन होगा इस पर लोगों की निगाह नहीं थी, मेरा प्रधानमंत्री कौन होगा इस बात पर वोट पड़ा है। बीजेपी के सांसदों के जो सिटिंग एमपीज थे उनके खिलाफ माहौल था और बीजेपी के कई सारे उम्मीदवारों से भी लोग नाखुश थे, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी थे बीजेपी की तरफ से, इसलिए सीधा वोट जो था नरेंद्र मोदी को जा रहा था। और राहुल गांधी इसीलिए पिछड़ रहे थे क्योंकि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर जिस तरीके से राजनीति करते रहे हैं, खासतौर पे हमारी सुरक्षा और रक्षा विषयों पर जिस तरह से राजनीति करते रहे, उसके खिलाफ लोग थे, लोगों का मत था। तो आज भी अगर आप देख लीजिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर वो जो राजनीति कर रहे हैं, इसका सर्वाधिक नुकसान राहुल गांधी को हो रहा है। भविष्य में जब भी 2024 का जब लोकसभा चुनाव आएगा तो जनता उनको इस नज़र से देखेगी, इस माहौल में इन्होंने किस तरीके की राजनीति की है वो जनता के मन में रहेगा। और जो सत्तारूढ़ पार्टी है या अन्य पार्टियां वो भी जनता के सामने उस समय लाएंगे कि देखिए जब भारत चीन तनाव था उस समय राहुल गांधी क्या कर रहे थे, किस तरीके से चीन पर हमला नहीं करके और खाली हमारी ही सरकार को घेर रहे थे। तो ये सब चीज़ सामने आएंगी। तो राहुल गांधी को अगर कभी प्रधानमंत्री बनना है, अपनी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी भी करनी है, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें सिर्फ जो ठीक है आप बाकी सब पे घेरिए ना सरकार को, पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, कोरोना का संक्रमण क्यों बढ़ रहा है, लेकिन ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे इनसे थोड़ा बचना चाहिए। इसका सीधा सीधा नुकसान राहुल गांधी को भविष्य में उठाना पड़ेगा। और कांग्रेस का देखिए, कांग्रेस के बड़े नेता क्यों चुप हैं, आप देखिए कि कांग्रेस के पास बड़े नेताओं की पूरी श्रृंखला है, इतने बड़े बड़े नेता हैं, क्यों नहीं बोल रहा है कोई इस समय भारत चीन के मुद्दों पर, सिर्फ राहुल गांधी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए उनके मन में जो द्वेष है वो इनकी बातों से प्रकट हो रहा है। और जिस तरीके से रोजाना ट्वीट करके सिर्फ एक ही विषय पर, हमने जैसे कहा कि एक ही लाइन को पकड़ कर वो आगे बढ़ रहे हैं, वो दिखाता है कि निजी द्वेष ही है जो कुछ उनसे कहलवा रहा है। अब सही क्या है गलत क्या है वो राहुल गांधी जाने, लेकिन इतना तय है कि वो जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस का भी नुकसान कर रहे हैं, अपना भी नुकसान कर रहे हैं। आइए देखते हैं हमारे दर्शकों का अंतिम प्रश्न क्या है। आपका सवाल जायज है कि अनलॉक 2 शुरू हो गया लेकिन मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए, अनलॉक 2 शुरू हो गया, मामले बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि लॉकडाउन अब फिर से लगा देना चाहिए क्योंकि मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन समस्या का हल नहीं है। ये समस्या को कुछ समय के लिए रोक सकता है, समस्या को खत्म नहीं कर सकता। ये चीज़ सामने आ चुकी है और सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में सामने आई है। अब आप देखिए कि ऐसा भी नहीं है कि लॉकडाउन लग नहीं रहा है। जहाँ जहाँ संक्रमण के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, लग रहा है सरकार को कि स्थिति काबू में नहीं आ रही है। हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाओं की जो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो इतनी नहीं है कि हम इतने लोगों का इलाज कर सकें, तो वहाँ लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है। आप देखिए गुवाहाटी में 14 दिन का एक संपूर्ण लॉकडाउन लगा है। ऐसे ही अलग अलग शहरों में अलग अलग स्थिति के हिसाब से लॉकडाउन लगे हैं राज्य सरकारों की ओर से। लेकिन पूर्णतः अगर हम देखें तो अब भारत की अर्थव्यवस्था वापस खुल चुकी है। अनलॉक 2 में तो और भी चीज़ों की रियायती मिली है और खासतौर पे जो रात्रिकालीन कर्फ्यू था उसकी भी अवधि घटा दी गई है, 1 घंटे कम कर दी गई है। लेकिन एक चीज़ स्पष्ट है कि देखिए अगर हम देखें पहला 1 लाख जो मामला था भारत में कोरोना वायरस का, उसको पहले 1 लाख तक पहुंचने में हमें 110 दिन लगे थे। यानी 30 जनवरी को जो पहला मामला आया था तो उसके बाद 110 दिन के अंदर हम 1 लाख तक पहुंचे थे। और आप देखिए कि पिछले 5 दिनों की बात करें तो पिछले 5 दिनों में हम 1 लाख मामले ले आए। तो ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि किस तरीके से हम लापरवाह हैं।
किस तरीके से हमें एसओपीज की परवाह नहीं है, किस तरीके से हम अपनी सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं, दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। देखिए ये जीवन जो है ना, इसमें जो आपकी जो पुरानी चीज़ें जो आप मिस कर रहे हैं वो तभी आएंगी जब ये जीवन बना रहे। जीवन नहीं रहेगा तो बस आपकी फ़ोटो पे हार लगा रह जाएगा, तो वो स्थिति मत आने दीजिए। आपके जीवन के जो रक्षक भी इस समय आप ही हैं और भक्षक भी आप ही हो जाएंगे अगर आपने लापरवाही बरती, तो अब वो आत्महत्या के समान है इस समय की स्थिति के हिसाब से। क्योंकि देखिए एक तो दो चीज़ें उभर कर आ रही हैं, एक तो लोग लापरवाही कर रहे हैं, जो बाहर निकल रहे हैं एसओपीज का पालन नहीं कर रहे। दूसरी चीज़ जो उभर कर आ रही है वह यह है कि जब लक्षण आप में आ गए हैं तो उसका तुरंत इलाज कराइए, जांच कराइए और इलाज करवाइए। लेकिन लोग इससे बचते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं क्या होगा, हम 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हो जाएंगे, क्या क्या हो जाएगा, तो एक बार घर पर रहकर देखते हैं, ठीक होते हैं। अस्पतालों में जो अधिकतर मामले आए हैं आप देखिए कि उसमें से ऐसे हैं जो कि बिल्कुल जब स्थिति खराब हो जाती है तब उनको अस्पताल लेकर पहुंचा जाता है और ऐसे में डॉक्टर भी उनको बचा पाने में सफल नहीं हो पाते हैं। तो ये स्थिति ना आए, अगर शुरुआत में कुछ लक्षण होते हैं तो अब देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई जो गाइडलाइंस जारी की हैं उसको पढ़िए, उसके हिसाब से जो आपको लगता है कि बिल्कुल शुरुआती लक्षण है, घर में पृथकवास हो जाइए। मामूली लक्षण है तो उसके लिए पृथकवास के नियम हैं, तो उन नियमों का अगर आप पालन घर पे कर सकते हैं तो आप घर पे करिए, नहीं तो क्वारंटाइन सेंटर में जाइए। तो 2 क्वारंटाइन सेंटर हैं अब तो, सरकारी तो हैं ही, भुगतान आधारित भी हैं। आपको अगर वहाँ लगता है वहाँ सुविधाएं कम है तो आप भुगतान आधारित पे जाइए। और इसी तरीके की व्यवस्थाएं अगर आप देखें जो और भी एसओपी जारी की गई हैं, और खासतौर पर आप देखिए कि जो बेड्स की व्यवस्थाएं हैं, अब हम कह सकते हैं कि ठीक है कि बड़े अस्पतालों में अगर आप जाएंगे तो हो सकता है कि खासतौर पर सरकारी अस्पतालों में तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हर व्यक्ति वहाँ पर पहुँचता है, डायरेक्ट भी पहुँचता है, किसी की सिफारिश लेकर भी पहुँचता है, कोई डॉक्टर की सिफारिश लेके पहुँचता है, कोई राजनेता की सिफारिश लेके पहुँचता है, तो कोई अधिकारी की सिफारिश लेके पहुँचता है, तो वहाँ पर हालात नहीं होते उतने कि सबको रखा जा सके। लेकिन अब व्यवस्थाएं हैं, अब ऐसे जो कई सारे, चाहे हम मैरिज हॉलों की बात करें, चाहे हम दिल्ली में देखें तो 10,000 बिस्तरों का एक सेंटर बना दिया गया है जो कि अपने आप में सबसे विशाल है। ऐसे ही व्यवस्थाएं अन्य राज्यों में करी हैं, तो वहाँ पर इतना अब हालात ख़राब नहीं कि बेड नहीं मिल रहा है। ठीक है, कुछ जो शुरुआती लक्षण में ये हो सकता है कि आपको जांच की जो जब आप जांच के क्रम तक पहुंचे उसमें कुछ समय लग रहा था, लेकिन अब देखिए कि खासतौर पर सरकार में अब गृह मंत्री अमित शाह ने जब से कोविड-19 के मामलों से निपटने की जो कमान संभाली है, आप देखिए दिल्ली में क्या परिवर्तन हुआ है। दिल्ली में जो मामले 3,500 हज़ार एक दिन में आ रहे थे वो घटकर 1,000 तक घट गए हैं लगभग। तो अब खासतौर पर जो टेस्टिंग बढ़ाई गई है, शुरुआती लक्षण में अगर किसी को पकड़ लिया जाता है, उसका इलाज कराया जाता है, तो वो कम से कम अन्यों को संक्रमण फैलाने की स्थिति में नहीं रहता है, जिससे वाकई में संक्रमण जो है वो काबू में आता है। ऐसे ही जो रैपिड एंटीजन टेस्ट किट है वो अब राज्यों में बहुत तेजी के साथ बांटी जा रही है। अगर हम स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों पर गौर करें तो अप्रैल से लेकर अब तक राज्यों को लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा N95 जो मास्क हैं वो दिए जा चुके हैं और 1 करोड़ से ज़्यादा PPE किट दिए जा चुके हैं। और आप देखिए कि कितनी बड़ी बात है, देखिए संकट को अवसर में बदलने की जो हमारे भारतीयों की एक क्षमता है उसका उदाहरण है कि हमारे लगभग 11,500 वेंटिलेटर्स मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए हैं जो कि राज्यों को दिए गए हैं। और ये सब चीज़ें, खैर संकट में हमने कई सारी उपलब्धियां हासिल करी हैं, अवसरों को बदला है इस संकट के दौर को। लेकिन आप देखिए कि हमारी जो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई है वो अब निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। ठीक है, मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन आप अगर स्वस्थ होने की दर देखेंगे तो वो पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन है। 60% से ऊपर है हमारे यहाँ पे स्वस्थ होने वालों की दर, और जो मृत्यु दर है वो दुनिया में आप देखिए कि जो हमसे, ठीक है, संक्रमितों की अगर आप टोटल संख्या देख लें जो देशों की, तो उसमें हम चौथे नंबर पे बेशक से टिकते हैं, लेकिन आप देखिए कि हमारे यहाँ मृत्यु दर दूसरों से बहुत कम है। और अब ये आंकड़े अभी हम देख रहे हैं कि ठीक है 6.5 लाख के आसपास हो गए हैं, कल को 7 लाख भी होंगे, 10 लाख भी हो जाएंगे, लेकिन संक्रमितों की संख्या का कुल आंकड़ा ये होता है। आप इसमें जरा ये देख लीजिए कि अब तक स्वस्थ कितने हो चुके हैं। 3.5 लाख से ज़्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जो इलाजरत हैं वो कुछ जो उससे कम ही संख्या है, लगभग बताते हैं कि जो अगर आंकड़ों का देखिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन 1-1.25 लाख का डिफरेंस है जो संक्रमितों की कुल संख्या है और जितने लोग उसमें इलाजरत हैं और जितने लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिन पर हमारे ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ टोटल आंकड़ों पर ना जाएं, जो लोग स्वस्थ हो चुके हैं उनकी भी देखें, हमारी स्वास्थ्य
की स्वस्थता होने की जो दर है उसको भी देखें। तो ये सब चीज़ें हैं। और दूसरा, अनलॉक 2 के लिए जो सरकार ने गाइडलाइंस जारी की उसका आप पालन कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब इस सप्ताह की शुरुआत में राष्ट्र को संबोधित किया था तो यही कहा था कि देखिए कोई इलाज नहीं है इसका, लेकिन आप जो मास्क है उसको जरूर पहनें, 2 गज की दूरी को बनाए रखें। और कितनी बड़ी बात थी कि जो लॉकडाउन के पीरियड में हमारे जो गरीब भाई बहन हैं वो प्रभावित हुए, उनके लिए सरकार ने जो प्रधानमंत्री अन्न योजना है उसका विस्तार कर दिया है, नवंबर तक, त्योहारों के अंत तक कर दिया है और ये आगे भी बढ़ाया जाएगा। तो एक अनलॉक 2 में सबका ख्याल रखा जा रहा है सरकार की तरफ से। जो लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि सरकार ने हमको लिए कुछ नहीं दिया है, हमको जितनी मदद दी थी वो नाकाफ़ी है और मदद दीजिए, तो देखिए सरकार धीरे धीरे कर रही है। ऐसा नहीं होता है कि सारी मदद एक बार में कर दी जाए, हर महीने हर कुछ अंतराल पर मदद की जाती रही है और की जाती रही है, ऐसा सरकार के कई सारे बयानों से प्रदर्शित भी होता है। दूसरा, हम अगर देखें वैक्सीन की जहाँ तक बात है तो वैक्सीन के बारे में इस तरीके की अब मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि भारत काफ़ी हद तक इस मामले में आगे बढ़ चुका है। माना जा रहा है कि 15 अगस्त को शायद वैक्सीन लॉन्च हो जाए। बताया जा रहा है कि जो ICMR है और भारत बायोटेक है, उनके जो संयुक्त प्रयोजन में कुछ वैक्सीन बन रही है। और भी हमारी जो कंपनियां हैं, स्वदेशी कंपनियां, उनको मानव पर जो टेस्टिंग होती है, मानव टेस्टिंग होती है, जो उन पर वो मिल गई है, मंजूरी मिल गई। तो लगातार काम जारी है। तो हमें देखना चाहिए कि देखिए भारत में कोरोना वायरस से चाहे कितने प्रभावित हों, एक चीज़ तय है कि भारत ही कोरोना वायरस को हराएगा और जो कोरोना वायरस को मारने वाली वैक्सीन है वो भी ईश्वर करेगा तो भारत में ही सबसे पहले बनेगी। और यकीनन जो प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प देश को दिलाया है और जो संकट को अवसर में बदलने का जो एक संकल्प लिया है, उसमें भारत सफल होगा, इसमें कहीं किसी को शको शुबा नहीं होना चाहिए। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगली कड़ी में आपसे फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए देखते रहिए प्रभात साक्षी।